नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से गूगल एग्जाम स्टडी पर। तो आज हम एक बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं और वो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे कौन सा रहेगा। तो बायोलॉजी को हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। बायोलॉजी, इस बायोलॉजी को सबसे पहले हम बेसिक पॉइंट में जान लेते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन कैसा होता है। यानी बायोलॉजी शब्द जो है ना, ये सबसे पहले किसने दिया था? तो 1801 ईस्वी में दो साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे आता है। एक का तो नाम रहेगा यहाँ पे लेमार्क और दूसरे कौन से थे? ट्रेवीरेनस। लेमार्क और ट्रेवीरेनस, ये दो साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। यानी जो बायोलॉजी शब्द है ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड आता है? तो यह ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड आता है, यह ग्रीक भाषा का शब्द आता है। इस बायोस का मतलब ही क्या होता है? यहाँ पे ये जो बायो है, या मैं इसे कह दूं कि बायोस, इसका मतलब ही क्या होता है? लिविंग। लिविंग। और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, यानी किसी भी चीज के बारे में स्टडी करना, उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी। जैसे मैं कह दूं कि लिविंग है, तो लिविंग के अंदर ऐसे कौन से कैरेक्टर होते हैं? जैसे या तो उसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती हो, या तो उसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती हो, इसमें ग्रोथ वाली प्रोसेसन होती हो, इसमें डाइजेशन होता हो, यानी पाचन प्रक्रिया होती हो। यानी ये वो रिएक्शन है जिससे हमें पता लगता है कि ये वस्तु क्या है, ये अपने आप में एक लिविंग है, ये अपने आप में एक सजीव है। इसी के बारे में हमें पढ़ना होता है। और इसका मतलब होता है कि जो बायोलॉजी है इसकी आगे क्या होती है? तो चार ब्रांचेस के बारे में हमें जानना होता है। तो पहला इसके अंदर कौन सा आता है? तो वो रहता है जूलॉजी। जूलॉजी। तो जूलॉजी के अंदर हम किस चीज की स्टडी करते हैं? तो जूलॉजी के अंदर हम एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ते हैं। एनिमल किंगडम के बारे में स्टडी करते हैं। एनिमल किंगडम के बारे में स्टडी करते हैं। इसी जूलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी को भी हम यहीं पे अध्ययन कर लेते हैं। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि एक ह्यूमन बॉडी के बारे में जानना होता है। कि जैसे हम ये कह दें कि एक ह्यूमन बॉडी है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके अंदर जितने भी सिस्टम होते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम क्या है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, जैसे हम कह दें कि एक्सक्रीशन सिस्टम क्या है, स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, तो इन सभी के बारे में हमें जो स्टडी करनी होती है वो इसी जूलॉजी के अंदर करनी होती है। अब जूलॉजी के बारे में एक क्वेश्चन आता है, वो कौन सा रहेगा? तो कई बार ये पूछ लेता है कि हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी। हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी? तो वहां पे नाम किसका आता है? एरिस्टोटल का नाम आता है। एरिस्टोटल यानी अरस्तु का नाम आता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो बुक लॉन्च हुई ना, उस बुक का नाम क्या था? द हिस्टोरिया। द हिस्टोरिया द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। ठीक है ना? द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, ये इनकी पुस्तक यहाँ पे लॉन्च हुई थी। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने क्या कम किया था? कम से कम 500 प्रकार के जीवों का क्लासिफिकेशन किया था। 500 प्रकार के जो जीव होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन किया था, उनके बारे में उनके साइंटिफिक नेम यहाँ पे दिए थे। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? एक तो क्वेश्चन आएगा कि हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, तो भी क्या रहेगा? अरस्तु रहेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछे कि हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी, तो भी क्या रहेगा? अरस्तु यानी एरिस्टोटल ही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमें जानना होता है कि हम बायोलॉजी के अंदर दूसरी ब्रांच क्या पढ़ते हैं। तो दूसरी ब्रांच जो यहाँ पे रहेगी वो आती है बॉटनी। बॉटनी, और बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। इस बॉटनी के अंदर हम किस चीज की स्टडी करते हैं? तो इसमें हम पढ़ते हैं प्लांट किंगडम के बारे में। यहां पर हम प्लांट किंगडम के बारे में स्टडी करते हैं, यानी हम यहाँ पर
पादपों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो प्लांट किंगडम का मतलब ही क्या होता है, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। इसी बॉटनी के बारे में एक और क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन आएगा कि हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, तो वहां पर हमारा आंसर क्या रहेगा। तो पीछे हमने देखा कि हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, तो वो तो क्या रहेंगे, अरस्तु। हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी, वो भी क्या रहेंगे, अरस्तु। लेकिन यहाँ पे हु इज द फादर ऑफ बॉटनी पूछे तो वो कौन आते हैं, थियोफ्रेस्टस जी आते हैं। थियोफ्रेस्टस ये कौन थे, तो ये भी एक साइंटिस्ट हैं। इनकी अगर हम बात करें, एक बुक थी, इनकी भी एक बुक है, तो वो बुक कौन सी रहेगी, तो द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने क्या कम किया था, कम से कम 480 टाइप के जो प्लांट होते हैं, 480 टाइप के जो प्लांट होते हैं उनका क्लासिफिकेशन, उनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया था कि एक प्लांट है, इसकी रूट्स वाला पार्ट कैसा होता है, इसकी जो आउटर स्ट्रक्चर है वो कैसी है, एक स्टेम वाला पार्ट कैसे है, एक लीफ वाला पार्ट कैसे होता है। तो सभी के साइंटिफिक नेम और दो किन्हीं की द्वारा दिए गए थे। तो हु इज द फादर ऑफ, अगर पूछे बॉटनी तो कौन आते हैं, थियोफ्रेस्टस जी आते हैं। तीसरा, इसके अंदर हमें बायोलॉजी में क्या पढ़ना होता है, तो माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी होती है। माइक्रोबायोलॉजी हमें यहाँ पे पढ़नी होती है। इसके अंदर हम किस चीज की स्टडी करेंगे, तो ऐसे जीव जिनके बारे में क्या होता है कि जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उनके बारे में हम स्टडी कहाँ पे करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर करते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, जैसे जीवाणु हो गए, इनके बारे में हम स्टडी कहाँ पे करते हैं, तो इसी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर करते हैं। और चौथी इनकी जो ब्रांच कौन सी होती है, तो वो यहाँ पे रहेगी जेनेटिक्स, यानी आनुवांशिकी। हिंदी में कहोगे तो इसे कहा जाता है आनुवांशिकी, जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी। इसके बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करनी होती है। तो ये हमें पढ़ना होता है बायोलॉजी के अंदर। बायोलॉजी की 4 ब्रांचेस होती है। तो दोस्तों अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी बायोलॉजी का पहला चैप्टर हम यहाँ पे, और पहला चैप्टर कौन सा रहेगा, तो वो है सेल, यानी कोशिका के अंदर हमें पढ़ना होता है कि ये सेल क्या होती है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि स्टडी ऑफ सेल, तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो वो रहेगा कि साइटोलॉजी कहा जाता है। तो कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। इसी कोशिका को क्या कहा जाता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, या मैं ऐसे कह दूं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। ये जो सेल है, ये जो कोशिका है, ये अपने आप में, इसकी डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो कोशिका की जो खोज हुई थी ना, वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट हुए थे। इन्होंने इसकी डिस्कवरी कब की थी, 1665 के अंदर, 1665 के अंदर इन्होंने इसकी खोज की थी। अब हुआ यूं था कि इन्होंने इसकी डिस्कवरी किस में की थी, इन्होंने क्या काम किया था, एक कोरक टिश्यू लिया था। इन्होंने एक कोरक टिश्यू लिया, और इस कोरक टिश्यू का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि एक प्लांट होता है, एक प्लांट का जो स्टेम वाला पार्ट होता है, तो स्टेम की जो आउटर लेयर होती है वो तो बनी होती है सेलुलोज की, इसकी जो इनर लेयर होती है ना, उसी को बोलते हैं कोरक टिश्यू। तो वहां से इन्होंने इस कोरक टिश्यू को उठाया। उस समय इन्होंने क्या काम किया था, अपने द्वारा ही निर्मित एक माइक्रोस्कोप लिया। अपने द्वारा का मतलब होता है कि इन्होंने जो कांच होते हैं, कांच के टुकड़ों को पीस करके बनाया था इन्होंने इसी टाइप से उन्होंने क्या काम किया, इस कोरक टिश्यू को जब माइक्रोस्कोप पे रखा ना,
तो इनको कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया था? हनी कोम्ब स्ट्रक्चर दिखाई दिया, हनी कोम्ब स्ट्रक्चर दिखाई दिया था। अब इसका मतलब क्या होता है? मधुमक्खी के छत्ते के समान कुछ संरचनाएं दिखाई दी थी। कैसे? आपने देखा होगा कि एक हनी कोम्ब का मतलब होता है कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसमें क्या होते हैं कि छोटे छोटे ऐसे आपको छोटे छोटे स्मॉल रूम यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। इन्हीं को इन्होंने नाम दे दिया कि ये अपने आप में क्या है? एक हनी कोम्ब स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में इनको छोटे छोटे ऐसे कुछ पार्ट दिखाई दिए थे इस प्रकार से, लेकिन इन्होंने देखा कि इसके अंदर किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं हो रही है, किसी प्रकार की मूवमेंट जो है ना वो नहीं हो रही थी। तो इन्होंने यहाँ पे इनको नाम क्या दे दिया? सेला नाम दे दिया। नाम क्या दे दिया? सेला। और बाद में सेला से ही नाम क्या पड़ गया? सेल यानी कोशिका नाम पड़ गया। तो यहाँ पे हमें क्या पता लगा कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक जी ने इसकी खोज की थी। लेकिन इनके द्वारा जो डिस्कवरी हुई थी वो अपने आप में क्या थी? वो अपने आप में एक डेड सेल थी। वो अपने आप में एक डेड सेल का मतलब होता है कि एक मृत कोशिका थी, क्योंकि इनमें किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं हो रही है। तो अपने आप में क्या है? एक मृत कोशिका है, डेड सेल है यहाँ पे। तो अब हमें देखना है कि लिविंग सेल की खोज फिर किसके द्वारा हुई थी। तो यहाँ पे जो लिविंग सेल है, लिविंग सेल एक जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा हुई थी, ये हमें देखना है। तो लिविंग सेल की जो खोज हुई थी ना वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक के द्वारा की गई थी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लिविंग सेल की खोज की थी। अब इन्होंने लिविंग सेल की खोज किसमें की थी? तो ऐसा कहा जाता है, हम ऐसा कह सकते हैं कि एक तो क्वेश्चन आता है कि जब ये जो बारिश का पानी होता है ना उसमें इन्होंने कुछ ऐसा किया कि उनके जो नेल्स वगैरह थे उनमें कुछ मिट्टी फंसी हुई थी। इस मिट्टी को इन्होंने निकाला और इन्होंने क्या काम किया था? एक माइक्रोस्कोप पे रख दिया। लेकिन जब इन्होंने देखा कि उस मिट्टी के अंदर इन्होंने कुछ मूवमेंट दिखाई दे रही है, यानी वहां पर कुछ मूवमेंट दिखाई दे रही है, तो इन्होंने वहां पे नाम क्या दे दिया कि ये अपने आप में क्या है? ये एक बैक्टीरिया की सेल है। ये अपने आप में एक बैक्टीरिया की सेल है, एक जीवाणु की कोशिका है। हमें यहां से दो बातें पता लगी। अगर क्वेश्चन आए कि सबसे पहले लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक के द्वारा। दूसरा पॉइंट, अगर ये पूछे कि बैक्टीरिया की खोज भी किसके द्वारा की गई है तो भी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक के द्वारा की गई थी, क्योंकि सबसे पहले लिविंग सेल हुई जिसकी खोज हुई वो अपने आप में क्या थी? बैक्टीरिया थी। उसी प्रकार से इन्होंने क्या काम किया था? जो टीथ सेल होती है, जो हमारे दांत होते हैं ना, खाना खाने के बाद में जो टीथ होते हैं उनमें क्या हो जाते हैं? कुछ स्ट्रक्चर फंसा रह जाता है। इसको निकाला इन्होंने और इनको जब माइक्रोस्कोप पे रखा तो इनको पता लगा कि यहाँ पर भी कुछ मूवमेंट हो रही है। तो वो भी अपने आप में क्या था? एक बैक्टीरिया था। यानी बैक्टीरिया है तो ये क्या है? ये अपने आप में एक लिविंग सेल है, ये एक जीवित कोशिका है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने बैक्टीरिया की खोज के साथ साथ में प्रोटोजोआ की खोज भी की थी। प्रोटोजोआ की खोज भी की थी। इन्होंने आरबीसी की खोज भी की थी। इन्होंने स्पर्म सेल की खोज भी की थी। इतने काम किए थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक जी ने, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिविंग सेल की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी। और सबसे पहले डेड सेल या सबसे पहले कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। ये हमें देखना था। अब हमें क्या काम करना है? ये जो सेल है ना, इस सेल के बारे में हमें ये देखना है कि कुछ की पॉइंट यहाँ पे आते हैं। की पॉइंट्स, अब की पॉइंट्स कौन से होते हैं? जैसे क्वेश्चन आएगा कि लार्जेस्ट सेल इन यूनिवर्स, संसार में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो वो तो होती है ओस्ट्रिच एग।
ओस्ट्रिच एग, जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है ना, ये अपने आप में सबसे बड़ा होता है। कितना हो सकता है, तो यह 130 माइक्रोमीटर से लेकर के 170 माइक्रोमीटर तक होता है। इतनी बड़ी सेल होती है शुतुरमुर्ग की। सेकंड क्वेश्चन बन सकता है, स्मॉलेस्ट सेल इन यूनिवर्स, इस पूरे संसार में सबसे छोटी कोशिका किसकी आती है, तो वो रहेगी एक बैक्टीरिया की। कौन सा, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, ये माइकोप्लाज्मा क्या है, तो ये अपने आप में एक बैक्टीरिया होता है, और इस बैक्टीरिया की जो सेल होती है ये सबसे छोटी सेल होती है। यानी लार्जेस्ट सेल इन यूनिवर्स तो ओस्ट्रिच एग रहेगी, और स्मॉलेस्ट सेल इन यूनिवर्स पूछे तो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है, एक बैक्टीरिया है। इसके बारे में एक और क्वेश्चन बन जाता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं ना, इनमें क्या होती है, सेल वॉल होती है, इनमें कोशिका भित्ति होती है। लेकिन यहाँ पे जो माइकोप्लाज्मा है इसमें किसी प्रकार की सेल वॉल नहीं होती है। इतना पॉइंट हमें ध्यान रखना पड़ेगा। केवल क्वेश्चन आता है ना कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो वो तो पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि संसार में सबसे छोटी कोशिका कौन है, बैक्टीरिया है। लेकिन ये बैक्टीरिया कौन सा है, वो माइकोप्लाज्मा है। और इस माइकोप्लाज्मा की जो सेल वॉल है वो होती है कि नहीं होती, तो यहाँ पे सेल वॉल नहीं होती है, ये एब्सेंट रहती है। तो ये दोनों पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट सेल इन यूनिवर्स और स्मॉलेस्ट सेल इन यूनिवर्स, इनके बारे में पता होना चाहिए। कल हम देखेंगे कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। इसके अलावा जो हमारे अंदर ब्लड होता है, तो ब्लड के अंदर भी क्या होती है, अलग अलग टाइप की सेल होती है। तो ब्लड में छोटी सेल कौन सी है, बड़ी सेल कौन सी है, उसके बारे में हम क्या काम करेंगे, कल वाले लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना रहेगा। थैंक यू सर।